और भाई कैसे हैं आप? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्स, फ्रिक्शन एंड वर्क एनर्जी पावर। ये फिजिक्स के मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका काफ़ी कुछ कवर होता है आपके नीट एग्ज़ाम में, जेई एग्ज़ाम में, आपके 11th में। तो डेफिनेटली इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी शॉर्ट में मैं पढ़ाऊँगा और एग्ज़ाम में देखिए सवाल आते हैं तो आपको फोकस सवाल पे करना है। सबसे पहले देखिए जो पहला टॉपिक मैं पिक करता हूँ, फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी, जैसे बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ओके, तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा कि पुश और पुल को क्या करते हैं, फोर्स बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए तो फोर्स क्या होता है, जैसे कोई बॉडी मोशन में, आपने फोर्स लगाया बॉडी रेस्ट में आ गया। कोई बॉडी रेस्ट में, आपने फोर्स लगाया मोशन में आ गया। कोई बॉडी स्ट्रेट जा रहा है, आपने फोर्स लगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी चलती हुई बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है और किसी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ये क्या होता है, फोर्स होता है। और इसके बाद देखिए न्यूटन आए, तो न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की कुछ डिफिनेशन जान लीजिए। जैसे न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ पे हम लोग वापस आएंगे, फाइन। तो पहले कहने का सेंस क्या है कि फोर्स जानना है आपको। फोर्स क्या होता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इनटू मोशन। किसी बॉडी को मोशन में ला सकता है, उसका नाम क्या होता है, फोर्स, ठीक है। मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, कोई बॉडी चल रहा है उसको रेस्ट में ला सकता है, कौन, फोर्स। इसके बाद तीसरी बात क्या है, ये किसी बॉडी के डायरेक्शन को, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स की बेसिक चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। ओके, ये फोर्स की बेसिक चीज है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा, और किसी बॉडी के डायरेक्शन और मोशन को चेंज करता है, क्या होता है, फोर्स होता है। अब आपको जानना क्या है, देखिए लीनियर मोमेंटम, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले आपको लीनियर मोमेंटम आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर इतना पानी फेंक दिया या इतना पत्थर फेंक दिया, इतना लोहा फेंक दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीनों केस में फेंकने की स्पीड क्या है, सेम है, लेकिन पानी का मास काफी कम होता है, लोहे का मास सबसे ज्यादा होता है। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों बातों पर डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे, फाइन। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, किसी बॉडी के अंदर जो टोटल मोशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। इसको P से लिखते हैं। P जो होता है वो मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। P जो होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, आपको दिमाग में रखना है। मास ज्यादा होगा तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। किसी बॉडी के अंदर जो टोटल मोशन होता है, क्या होता है, टोटल, मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल मोशन कंटेन इन अ बॉडी, टोटल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जो टोटल मोशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम, अब न्यूटन्स के लॉ की बात करते हैं, इधर आइए। तो न्यूटन ने क्या बोला, एक तरफ हम लोग लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देते हैं। लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं। P का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो कहने का सेंस क्या है, P इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, P इक्वल टू mv। अब न्यूटन ने 3 लॉ दिए, कितने लॉ दिए। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, जब तक बाहर से कोई फोर्स आप नहीं लगाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट, ये न्यूटन का पहला लॉ है। अब जो सेकेंड लॉ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल लॉ, क्या बोलते हैं, पहले लॉ को मैं लिख दे रहा हूं, अ बॉडी विल रिमेन at rest or motion unless an external force acts on it। जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा
तब तक वो किस में रहता है, रेस्ट में, न्यूटन्स का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। फाइन, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। अब जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे हम लोग आते हैं, वी कम ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन। ओके, देखिए, तो सेकेंड लॉ ये कहता है न्यूटन का, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, कोई बॉडी है मान लीजिए, ऐसे समझिए, इधर आइए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड कितनी है u। अब आपने इस पे क्या किया, एक फोर्स लगाया तो इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, और थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई v। इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया है, ओके, F फोर्स लगाया आपने, यहां पे टाइम कितना है 0 और यहां पे टाइम कितना है t। इस बॉडी का मास कितना है m। फाइन, तो जो बाहर से आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से इसका वेलोसिटी बदला है, और अगर वेलोसिटी बदलेगा तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम भी बदलेगा। फाइन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है कि किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहां से F इज इक्वल टू के डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आ गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आर यू गेटिंग और नॉट? अब डेल्टा P को लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा इंटू T। P2 कितना है, m इंटू V, P1 कितना है, mu अपॉन डेल्टा T। m कांस्टेंट है, m क्या है, m कांस्टेंट, उसको बाहर ले लीजिए, मैं यहां पे आ रहा हूं, तो F कितना हो जाएगा, m बाहर ले लीजिए, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी जो है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो यहां से जो फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। देखिए F इज इक्वल टू एम ए, जो ये फॉर्मूला बना है ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सेकेंड लॉ है। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं। ये सब आपके पास है पहले ही से। तो जब न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं, वी आर कमिंग ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि इस बोर्ड के पीछे दीवार है, दीवार को अगर आप धीरे से मारेंगे तो आपके हाथ पे भी चोट धीरे से लगेगा, दीवार पे आप तेज से मारोगे तो आपके हाथ पे भी चोट तेज से ही लगेगा। तो हर एक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। ये न्यूटन का क्या थर्ड लॉ है, ठीक है। किसी को आप तेज से थप्पड़ मारोगे तो पलट के वो भी शायद आपको तेज से थप्पड़ मार दे, फाइन। तो कहने का सेंस क्या है कि हर एक एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। तो आप दो चीज याद रखिए, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी हम लोग फोर्स में, अब फोर्स के बाद देखिए इसकी अगली लेक्चर्स भी आएंगे। अभी मैं उतना टॉपिक कवर कर रहा हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करके आपको वर्क एनर्जी पावर अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है उसका फॉर्मूला कितना है, F इक्वल टू ma। दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए मैंने ग्राफ भी से बनाया हुआ है, ठीक है, और फ्रिक्शन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन को जानने से पहले आप समझिए, देखो फ्रिक्शन जो होता है ये एक अपोजिंग फोर्स होता है दैट कम्स इनटू प्ले। ये तब आएगा when there is relative motion, relative, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी भी होता है। जैसे मान लीजिए कि
रस्सी चढ़ना है आपको, फाइन, ऊपर पहाड़ पे आपने रस्सी फेंक दिया, तो आप ऐसे हाथ से ग्रिप लगाते हो, क्या लगाते हो? अब जो ये ग्रिप आपके हाथ और रस्सी का जो ग्रिप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। उसी फ्रिक्शन से आप ऊपर चढ़ते हैं। मान लो अगर कोई धोखा दे दे और रस्सी में ऑयल लगा दे, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, कट्टे से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है? तो ये जो फ्रिक्शन होता है आपको ऊपर चढ़ाता है, फाइन, ठीक है? तो फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन इज दैट अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन। जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे आगे जा रहा है, मान लो कोई एक बॉडी किसी सरफेस पे आगे जा रहा है, फाइन, उसका मोशन आगे है, तो उसके मोशन के अपोजिट क्या काम करता है? फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है? अब फ्रिक्शन फोर्स के 3 टाइप्स हैं। एक का नाम क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, एक का नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक का नाम क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, लिमिटिंग कब आता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जरा देखिएगा, देखिए अब हम लोग ग्राफ भी करेंगे इसके। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने मान ग्राउंड कह दिया, या स्ट्रेट लाइन है, फाइन, ओके, और यहां पे एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। और आर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है? तो एक बात आपको दिमाग में रखना कि आर ऊपर है और mg क्या है? नीचे है। तो आर और mg आपस में इक्वल होंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बैलेंस। क्या बोलते हैं? फोर्स बैलेंस। ऊपर आर है, नीचे mg, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है? अब आपने बाहर से इस पे फोर्स लगाया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। और पीछे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, ओके? तो कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा, कि अभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, आपने फोर्स हल्का सा और लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया, हल्का सा और बढ़ाया और बढ़ गया, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं करना है। तो मूव होने के ठीक पहले आपने फोर्स अपना हल्का सा और बढ़ाया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके? लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक ब्लॉक की रेस्ट में, किसमें है? और मूव करने के ठीक पहले इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ गई, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ गई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अब आपने फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। जिस समय ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका नाम क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए इधर आइए। अब अगर आप ग्राफ को चेक करते हैं, देखो ये है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका क्या है? अप्लाइड फोर्स है। क्या है? अप्लाइड फोर्स है, ओके? ये आपका अप्लाइड फोर्स है, जिसको हम लोगों ने F बोला है। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका ओरिजिन है। शुरू में जो फ्रिक्शन फोर्स Fs होता है, Fs देखिए, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जिसको अब मैं ये येलो से कर रहा हूं, ये जो होता है, ये जो है वो F के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F आप बढ़ाते जाएंगे तो ये Fs भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा, ठीक है? अब ब्लॉक मूव करने से ठीक पहले ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू हल्का सा बढ़ जाता है, हल्का सा, तो ये यहां पे, फाइन। तो यहां से यहां तक की जो दूरी से हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? Fs क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। Fl क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आपने फोर्स हल्का सा और बढ़ाया, अब ये मोशन में आ गया। जब ये मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू हल्का सा कम हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ये बात है। Fs यहां पे क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जो Fl है स्टूडेंट्स, जो Fl है ये आपका क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो अगर आप चेक कर लीजिए कि तीनों फ्रिक्शन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सबसे बड़ा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आएगा जब एक ब्लॉक किसी दूसरे सरफेस से मूव कर रहा है, और जब तक वो रेस्ट में, तो क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं, फिर लिमिटिंग आता है, फिर क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रिक्शन के लॉज है, क्या है? लॉज है। लॉज मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको यह जानना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके? आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स प्लीज। तो जो एफ आर है
एफ आर जो होता है वो आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, और आर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एम जी, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। इसी म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब बॉडी अगर रेस्ट में तो हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेंगे, म्यू एस। बॉडी अगर मोशन में है तो क्या बोलेंगे, म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी आपको दिमाग में एक बात ये रखना है कि जो एफ आर होता है, एफ आर का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो म्यू इंटू आर के बराबर होगा, और आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम जी। आर मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये खुद एम जी के बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना क्या है, एफ बी डी। एफ बी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। करते हैं, आइए। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए देखिए ये एक ब्लॉक है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, जहां पे एम क्या है, उस ब्लॉक का मास होता है। ठीक है, आर ऊपर की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपने बाहर से एक फोर्स एफ लगाया, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर की तरफ, और ए के एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है, ए के एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है। ठीक है, अब इसी में अगर आपको फोर्स बैलेंस करना है, क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो, और एक बार आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो। ठीक है, अब इस फोर्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, इधर आइए, सुनिए। देखो, पहली बात, आर जो है वो mg के बराबर है। आर ऊपर की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, mg क्या नीचे की तरफ, फाइन। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, mg आ गया। अब सेकेंड बात देखिए, आपको ये ए, स्मॉल ए देखना है। स्मॉल ए से बॉडी आगे जा रहा है, मतलब ये ma आ गया। क्या आ गया, ma। और देखिए अगर आप चेक करिए, अलग से मैं आपको दिखा रहा हूं, ma से ये आगे जा रहा है, ये वाला f आगे की तरफ है, और एफ आर क्या है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो एम ए आगे हो गया, एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आर। ये इस तरह आपका फोर्स बैलेंस होता है। और जो ये आर इज इक्वल टू एम जी आया है, चेक कर लीजिए, ये आर ऊपर की तरफ है और एम जी क्या है, नीचे की तरफ है। तो आर और एम जी आपस में इक्वल आ गया। और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कैपिटल एफ आगे की तरफ है, और एम ए से ब्लॉक आगे जाएगा, तो आपको ए देखना है। तो ए मतलब क्या, फिर एम ए इज इक्वल टू एफ से आगे जा रहा है, एफ आर से पीछे, लेकिन नेट में ब्लॉक आगे जा रहा है, तो एम ए इक्वल टू एफ माइनस एफ आर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बी डी। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, अब स्टूडेंट इतना करने के बाद आप इस काबिल हो कि आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डब्ल्यू पी, वर्क एनर्जी पावर। तो जब वर्क एनर्जी पावर की बात करते हैं हम लोग, मेरी बात समझिएगा, लिसन केयरफुली। वर्क क्या होता है आपको ये बताना है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रिलेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये 6 टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्क क्या होता है। वर्क जानना बहुत जरूरी है आपका, फाइन। वर्क होता क्या है स्टूडेंट, देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एक ब्लॉक है ए पे, और आपने इस पे फोर्स इस तरह लगाया। ठीक है, देखिए समझिए, अक्सर जब आप कभी कहीं बाहर जाते हो तो आपके पास ट्रॉली बैग होता है। अब ट्रॉली बैग आप ऐसे पकड़ते हो, आप ऐसे आप आ रहे हैं, तो क्या ट्रॉली बैग ऐसे उड़ गया, नहीं। क्या ऊपर आ गया, नहीं, वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। क्या जा रहा है, तो आपको जानना क्या है, सुनिए पहले वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज said to be done when something moves in the
डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए ध्यान समझिएगा, वर्क इज सेट टू बी डन, जब कोई चीज फोर्स की दिशा में मूव करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन समथिंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहले ब्लॉक ए पे था, अब ब्लॉक इस पॉइंट बी पर आ गया, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स। अब बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे चलती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब देखिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, इसका नाम क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और इसका नाम क्या होता है, एफ साइन थीटा। स्टूडेंट देखिए समझिएगा, अब देखिए एफ को देखो, एफ कॉस थीटा देखो, एफ साइन थीटा। अगर इस ब्लॉक पे ये एफ काम करता हरा वाला तो ये ऐसे जाता, गलत। अगर एफ साइन थीटा काम करता तो ये ब्लॉक ऊपर जाता है, नहीं। ब्लॉक ए से बी तक गया है तो लिटरली यहां पे जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एफ कॉस थीटा से हो रहा है। मतलब यहां पे जो ब्लॉक ए से बी तक मूव कर रहा है वहां पे एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, एफ कॉस थीटा, जो एफ का कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। और अगर आपको वर्क निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। ओके, तो स्टूडेंट्स कहने का सेंस क्या है, मेरी बात समझिएगा। देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा, वर्क का फॉर्मूला। देखिए एक चीज और जान लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा या मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पे W का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। अब W इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। इट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन समथिंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। W का फॉर्मूला कितना हो गया, एफ डॉट एक्स, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स कॉस थीटा। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि वर्क डन कब जीरो हो सकता है। सुनिए, लिसन केयरफुली। तो स्टूडेंट्स आइए, तो मैंने छोटा कर दिया है, टेंशन मत लीजिए आप, आपको दिखता है, ठीक है, आप जूम कर लीजिएगा, इसके पहले देख लीजिएगा। तो W का जो फॉर्मूला है, एफ एक्स इंटू कॉस थीटा। थीटा यहां पे क्या है, एंगल है। एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है, वेक्टर एफ एंड वेक्टर एक्स। तो दो फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है, एंगल हमेशा दो फोर्स के बीच में होता है, थीटा यहां पे एंगल है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लॉक है, एक सर्कल है, ये यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये एंगल कितना हो गया, 90। कितना हो गया, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, एफसी मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, यहां पे इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आपको जानना क्या है कि cos 90 कितना होता है, 0। कितना होता है, तो कहने का सेंस क्या है कि W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो W का फॉर्मूला कितना आ गया, 0। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जब जब एंगल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन समथिंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब दो चीज आप जान लीजिए, एक का नाम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और एक का नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लीनियर मोमेंटम इसी वीडियो में बताया था। तो स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। हो सकता है कि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो W का फॉर्मूला कितना होता है, एफ एक्स। इस फॉर्मूले को देख लीजिए आप, ठीक है। और F का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो W इक्वल टू लिख सकते हैं ma x, ठीक है।
तो पहला फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। W इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। थीटा अगर 0 डिग्री है मतलब दोनों पैरेलल हो गए, मतलब फोर्स भी आगे जा रहा है और बॉडी भी आगे जा रहा है। थीटा 0 डिग्री हो गया, cos 0 1 होता है, W कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। F का फॉर्मूला कितना होता है, m न्यूटन सेकंड लॉ, तो W इक्वल टू कितना आ गया, mx। ये तीन फॉर्मूले हमारे सामने है, ठीक है। तो अब आपको जानना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या जानना है, काइनेटिक एनर्जी जानते रहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। मेरी बात ध्यान समझिएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। देखिए मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्यों आता है, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का सेंस क्या है कि जब किसी बॉडी के पास कोई भी एनर्जी आती है बिकॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फाइन। तो K इक्वल टू कितना आता है, हाफ mv²। अब चेक करिए कि यहां पे जो Ke है वो मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे जो Ke है वो v² के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दो बातें हैं। अगर मास को डबल करेंगे तो Ke डबल हो जाएगा, वेलोसिटी को डबल करेंगे तो v का स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम्स। कितना मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम्स। मास डबल करेंगे तो Ke डबल होगा, v डबल करेंगे तो Ke कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो Ke का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 mv²। Ke क्यों, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। जब जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होता है उसका नाम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए इधर आइए, प्रूफ करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m। टाइम कितना है यहां पे, 0। x भी कितना है, 0। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 0, ठीक है। अब बाहर से आपने एक फोर्स F लगा दिया, इसके पास a का एक्सेलरेशन आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड कितनी आ गई, v आ गई, और यहां पे x कितना हो गया, x के बराबर हो गया। इसका मास कितना है, m, ठीक है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो आपने वर्क डन किया। क्या किया, कैसे निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एक्स। F का फॉर्मूला कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ आइए, v² माइनस u² इक्वल टू 2ax। यहां पे u कितना हो गया, 0, तो v² इक्वल टू कितना हो गया, 2ax। तो यहां से v² अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ax। इसको उठा के आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो W का फॉर्मूला कितना हो गया, mv² अपॉन 2, ओके। और जो आपने ये वर्क डन किया है that is equal to the kinetic energy of the body. Are you getting or not? Work done on the body will be equal to the kinetic energy gained by the body. तो W इक्वल टू कितना आ गया, mv²/2। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कितना, mv²/2। इसी पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको भी जान लीजिए। तो अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, आइए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो यहां पे u 0 नहीं है, ठीक है। तो बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो mv² अपॉन 2, बॉडी की जो फाइनल Ke है वो mv²/2 है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी है, x। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, जान लीजिए, ठीक है। W इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा KE। व्हाट इज W, वर्क डन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आपको W निकालना है, वर्क डन निकालना है, द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। W इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, डेल्टा KE। KE फाइनल माइनस KE इनिशियल, ये प्रूफ करना है। KE इनिशियल कितना है, mu² अपॉन 2। KE फाइनल कितना है, mv² अपॉन 2। अब अगर आप एनी हाउ W निकाल लो, क्या निकाल लो, W इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1/2 mv² माइनस 1/2
एम यू स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपको, फाइनल के माइनस इनिशियल। अब इसी का प्रूफ करते हैं, आइए। ठीक है, चलिए, तो वर्क डन निकाल लो। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एक्स। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ma। ठीक है, अब न्यूटन थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब यहां से आपने ax निकाल लिया, कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, W निकाल लीजिए, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, एग्जैक्टली वही आ गया जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। तो W इक्वल टू कितना आ गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब लगे यार अगर हम लोग के पढ़े तो P भी जान लीजिए, P मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मान लीजिए कि ये एक वॉल है, ठीक है, और यहां पे कोई पत्थर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पत्थर। और भैया यहां मान लो आप सो गए हैं, क्या देखिए आपको मैं सोता हुआ दिखा दे रहा हूं, अब ऐसे सो रहे हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h है, ठीक है। अब अचानक अगर ये पत्थर यहां से गिर जाए आपके सर के ऊपर, आप समझ जाइए क्या होगा आपके साथ, फाइन। तो ये जो पत्थर कुछ ऊंचाई पे जो रखा हुआ था, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन, क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो किसी बॉडी के पास जो भी एनर्जी आता है बिकॉज ऑफ पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, कुछ ऊंचाई पे अगर किसी बॉडी के पास जो एनर्जी है उसी का नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी दो टाइप्स का होता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला कितना आता है, mgh। तो एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। तो किसी बॉडी के पास उसके पोजीशन से जो एनर्जी आता है उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला कितना होता है, mgh। कितना होता है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh। ओके, अब एक लॉ जानना आपको बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में एक चीज आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी चेंज, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फाइन। और व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हमें ये प्रूव करना है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव, जहां पे वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बता दूं। तो कहने का सेंस क्या है, एक चीज आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जांपल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसा होता है, सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल पे। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेट लाइन कहीं जा रहे हो, ठीक है, अच्छा रास्ता है तो आप आराम से चले जाओगे, वही गड्ढे हैं, ठीक है, पत्थर है, कंकड़ है, बहुत रफ है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है फोर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल क्या होता है, फ्रिक्शन। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसका एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए पे, इसको बी पे ले जाना है, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, h, आपने फोर्स कितना लगाया, F, इसका वेट क्या है, डाउनवर्ड। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है यहाँ पे, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, h, ठीक है। तो अगर बॉडी को स्ट्रेट ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना किया, mgh। ये बॉडी ऐसे गया। अब इसी का देखिए प्रारूप, मतलब हम लोग वो बदल रहे हैं, क्या, मोड, फाइन। कैसे कर रहे हैं, इधर आइए, ठीक है।
तो W इक्वल टू कितना आया है, mgh आया है, फाइन। अब मान लो कोई बोलता है कि सर हम ऐसे जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी भी ये हाइट कितनी है, h है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब देखो ये ब्लॉक है, अब इसका वेट mg क्या है, डाउनवर्ड, इसके आप कंपोनेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कंपोनेंट। ये एंगल कितना आएगा, थीटा, mg cos थीटा, नीचे वाला कितना आएगा, mg sin थीटा। आपने फोर्स कितना लगाया, F, ठीक है। तो वर्क निकालना है F, पहले कहां पे था, C, जाना कहां है, D पे, कहां जाना है, D, फाइन। तो C से D, ठीक है। F कितना हो गया, mg sin थीटा के बराबर हो गया। आपको CD निकालना है, sin थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, H अपॉन CD, CD निकालना है, H अपॉन कितना आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। तो W निकालना है, तो mg साइन थीटा इंटू CD हो गया, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, H अपॉन साइन थीटा, साइन और साइन आपस में कट गया, तो W का फॉर्मूला कितना हो गया, mgh, ये आपको जानना है। तो व्हाट इज द वर्क डन, mgh, चाहे आप सीधे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, तो यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ई टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइन, ठीक है। इनका सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव, कैसा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगा, क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड जहां जहां होगा तो इनका जो सम आता है K प्लस P हमेशा एक ही आता है। इसका हम लोग प्रूफ करके देखते हैं अभी, राइट नाउ, इधर आइए। तो इसी को हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू इलस्ट्रेट, इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए ये ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है। अब यहां एक बार ब्लॉक मान लीजिए यहां पर है, एक बार ब्लॉक मान लीजिए यहां पे है, और एक बार ब्लॉक मान लीजिए यहां पे है। इसका नाम मैंने A रखा, इस पॉइंट का नाम B रखा, और इस पॉइंट का नाम हमने C रख दिया, ठीक है, ओके। कुछ चीजें और कर लेते हैं। इस पूरे की जो हाइट है वो कितनी है, कैपिटल H, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, h माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए बॉडी का मास कितना है, m, यहां पे ये बॉडी रेस्ट में, किसमें है, रेस्ट में, ओके। देखो 3 पॉइंट लिया मैंने, A लिया, B लिया, C लिया। C से A तक की हाइट कितनी है, h, C से B तक कितना हो गया, x, घटा दीजिए कितना गया, h माइनस एक्स। इस ब्लॉक का मास कितना है, m है। यहां पे ये बॉडी रेस्ट में, कहां पे, C पे, कहां पे, सुनिए। तो अगर आप पॉइंट C की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पॉइंट C, तो K निकाल लीजिए, m u स्क्वायर अपॉन 2, u कितना है 0, तो K कितना आ गया, 0 आ गया। आपको P निकालना है, mgh आ गया, हाइट कितनी है। अब अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, mgh, ओके। कहां पे, C पे, कहां पे, तो पॉइंट C पे इस बॉडी की जो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई, C पे, कहां पे, C पे। अच्छा यार A पे हाइट कितना है, 0। अब मान लो यहां पे स्पीड कितनी आ रही है, v आ रही है ना, जब ऊपर से वो नीचे गिरेगा तो मान लो v पे, पहले हम लोग A लेंगे, आखिरी में B लेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग चेक करते हैं, ये हो गया एक पॉइंट पे। अब हम लोग किस पे आते हैं, A पे, कहां आते हैं, A पे, ठीक है। A पे आते हैं, सुनिए। तो जब हम लोग A पर आएंगे, आइए, A पे हाइट कितनी है, 0, तो पोटेंशियल कितना हो गया, देखो यहां पे P कितना था मैक्सिमम, देखो C पे K कितना था, 0, और P कितना था, mgh, ओके। अब A पे P कितना हो गया, 0 हो गया, फाइन, क्योंकि हाइट 0 हो गया। अब आपको K निकालना है, K का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय 2। बॉडी पहले C पे था, अब A पर आया, C से A तक की कहानी जान लीजिए,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2ax, यू कितना है 0, ए कितना है जी, और x कितना हो गया h, चेक कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, m/2 इंटू 2gh, 2 और 2 आपस में कट गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, mgh आ गया। अब आपको टोटल निकालना है, दोनों को ऐड कर लो भाई, p कितना है 0 और ये कितना है mgh, 0 में mgh जोड़ेंगे तो वापस आपको क्या मिलता है mgh, चेक कर लीजिए। तो यहां पे k कितना हो गया, k कितना हो गया mgh। ओके, हमने क्या देखा कि जब बॉडी C से A तक आया है तो उसका K लगातार बढ़ा है और P लगातार घटा है। एक बात याद रखिएगा कि जब when the body is coming from top to bottom, increase in kinetic energy will be equal to decrease in potential energy, उल्टा जाएगा नीचे से ऊपर, तो increase in potential energy is equal to decrease in kinetic energy। ओके, अब देखो दोनों पॉइंट पे सेम आ गया। अब हम लोग B पे कहां करते हैं, B के लिए नया पेज ले लेते हैं, आइए। अब B की जो ऊंचाई थी कितनी थी h माइनस एक्स, बॉडी का मास कितना है m, P निकाल लो, कैसे निकालोगे mg h माइनस एक्स, mgh माइनस mgx, ये पहला इक्वेशन हो गया, फाइन। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A पे स्पीड कितना था 0, यहां पे मान लो v1 है, कितना है v1, ठीक है। तो अब अगर आपको k निकालना है m v1 स्क्वायर अपॉन 2, v1 निकालना है आपको, m/2, v1 कैसे निकालोगे 2gh, कैसे निकालोगे, कैसे आ गया चेक कर ले, इधर आइए, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है x है, चेक कर लीजिए, u कितना है 0, तो v1 स्क्वायर कितना हो गया 2gx, क्योंकि जब बॉडी नीचे आएगा तो a की वैल्यू g के बराबर होगी, 2 और 2 आपस में कट गया तो क्या मिल गया mgx। ये आपका क्या है ke है। अब ke देखिए और p देखिए, दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, क्या निकालने के लिए e टोटल। जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिए तो इसका mgx और इसका mgh कट जाएगा, तो क्या मिलेगा mgh। तीनों पॉइंट पे आपको क्या मिलता है टोटल एनर्जी mgh। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो फील्ड कैसा होगा कंजर्वेटिव, कैसा होगा लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ये क्या था लॉ ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, आते किस पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, ठीक है। देखिए, अ वेरी गुड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू, यस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ 1 kg, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और अब ये एक रफ पैच पे एंटर कर रहा है। किस पे कर रहा है, रफ पैच पे, जिसकी दूरी कितनी है 0.1 से लेके 2.01 मीटर तक, और उस रफ पैच में फ्रिक्शन फोर्स Fr आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है -k/x, जब तक वो रफ पैच, फाइन। और k की वैल्यू कितनी है 0.5 जूल। आपको निकालना है कि जब उस रफ पैच के से बाहर से बॉडी निकलेगी तो उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है vf, क्या निकालनी है फाइनल स्पीड। ओके, देखिए तो आइए करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सुनिए सॉरी, आइए स्टूडेंट देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 1 kg, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 1 kg, तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mvi स्क्वायर, कितना स्क्वायर होगा 2, 1/2, मास कितना है 1, 2 × 2, ठीक है, 2 और 2, 2 और 2 आपस में कट गया, कितना आ गया 2 जूल। देखिए 2 जूल उसके पास क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो एक रफ पैच में एंटर कर रहा है इसी स्पीड से, रफ पैच में, फाइन। ये आपका रफ पैच है, और जो ये रफ पैच है इस पे फ्रिक्शन फोर्स Fr पीछे की तरफ काम कर रहा है,
और जो FR है वो कितना है -K/x, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। और वर्क डन कैसे निकालेंगे, पहले आप स्मॉल वर्क डन निकालिए, उसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो ये भी जान लीजिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, DW का फॉर्मूला क्या होता है, FDX, मतलब फोर्स में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन आएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके फाइन। तो आइए, तो कहने का सेंस क्या है कि व्हाट इज FR कितना दिया है, -KX। आपको DW निकालना है, FR इंटू DX -K इंटू DX/x। अब आपको W निकालना है तो DW को इंटीग्रेट कर दीजिए, -K कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, dx/x के बराबर। फिर आपको लिमिट रखना है, क्या रखना है, लिमिट क्या है, 0.1 से 2.01, ये क्वेश्चन में मेंशन है, देख लीजिए आप, K की वैल्यू भी दिया गया है। अब देखो 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो log x टू द बेस e आएगा, जानते रहिए भाई, जानना बहुत जरूरी है, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत टफ सवाल है, फाइन, ठीक है, या तो उनको सारी चीजें आती रही। तो 1/x, यहां पर dx भी लिखिए, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, log x टू द बेस e आएगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, -K लिखा, log x टू द बेस e, इसको इसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये क्या है, लोअर लिमिट, और ये क्या है, अपर लिमिट, फाइन, ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब log ऑफ अपर लिमिट माइनस log ऑफ लोअर लिमिट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इधर आइए, ठीक है। W निकालना है, -K, अच्छा log बेस E है। सुनिए एक बात याद रखिएगा कि आपको जो log टेबल मिलता है वहां पे बेस 10 होता है, और ये बेस E है, तो 2.303 मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, log x टू द बेस 10, मतलब बेस 10 आ गया। बेस 10 आप लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है, log टेबल क्या होता है, बेस 10 होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या लिख दिया, log x, ठीक है। अब आप क्या करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। K की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 थी, आई होप, हाँ चेक कर लीजिएगा, इंटू 2.303। अब देखिए log ऑफ अपर लिमिट माइनस log ऑफ लोअर लिमिट, ये आपको जानना है, ओके, ठीक है। अब देखो -2.303/2, log a माइनस log b, इसकी वैल्यू जानते रहिए स्टूडेंट्स, log a माइनस log b कितना होता है, log a/b, ठीक है। तो log 2.01/0.1 लगभग log 20 आ गया, कितना आ गया, log 20, ठीक है। और log 20 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, log 20 कितना होता है, 1.3010, नियरली ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, -2.303/2 इंटू 1.303 जो भी है, ये आपका वर्क डन आ गया, क्या आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, -2.303/2 इंटू ये लॉग की वैल्यू मैंने लिख दी है, ये वर्क डन के बराबर आ गया। अब सुनिए, इधर आइए, बैक आते हैं हम लोग। तो जो वर्क डन आया है -2.303/2 इंटू 1.3020 शायद होता है, ऐसे चेक कर लीजिए, हल्का सा ऊपर नीचे, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, और वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब जो कहने का सेंस क्या है, अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, क्या कर दो, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 2.3 इंटू 1.302/2, इसको उधर ले आइए, के फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया, के इनिशियल, आई एम सॉरी, हाँ या माइनस ही रहेगा, 1.15 इंटू 1.3020, ठीक है। के इनिशियल कितना था, 2, कितना था, 2, फाइन। और 2 में से लगभग ये जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1.5 आना चाहिए,
तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, और इसका फॉर्मूला कितना हो गया mvf²/2। 2 और 2 आपस में कट जाएगा और m की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो vf² 1 के बराबर आ गया एंड फाइनल स्पीड कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग और नॉट? इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब ब्लॉक जब उस रफ पैच से बाहर आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं, उसमें काफी अच्छे सवाल मिलेंगे। ओके, प्लीज टेक केयर।